प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं नवोदय अभ्यास टेस्ट 2024-25 शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल गोड़बाहल। दिनांक 4 जनवरी 2025 को ये आयोजित की गई थी। बच्चों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कमेंट कीजिए, अपना नाम लिखिए, अपने पता लिखिए और फिर पूरा वीडियो देखिए। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। ठीक है, हम ये पेज स्किप करते हैं और पहले ही खंड पर आते हैं। खंड ए, मानसिक योग्यता परीक्षण में भाग 1 है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा है कि दाईं ओर ABCD ये चिन्हित 4 उत्तर चित्र हैं और उत्तर चित्र में प्रश्न चित्र के अनुरूप उसके जो समरूप चित्र को चुनना है और फिर उत्तर दर्शाना है। तो देखते हैं यहाँ पर ये जो चित्र है आप देख पा रहे होंगे, एक स्टार का चित्र है और आप देख रहे हैं कि बाईं ओर के नीचे में एक गोला है और दाईं ओर के ऊपर में क्रॉस का चिन्ह है। ठीक है, तो इस क्रॉस के चिन्ह को देखते हुए हम देखें कि कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। इस प्रकार से ए में तो नहीं है तो ए को काटिए, फिर देखते हैं कि बाकी में है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इस गोले को देखें तो यहां पर नहीं है तो इसलिए इसको काट दें, ये भी कटेगा। तो देखिए 3 तो कट गए और बचा क्या है, केवल डी। तो यही इसका सही उत्तर है। इतना में ही आपका जो है समय भी बचेगा और उत्तर भी बन जाएगा। बाकी चीजों को आप और देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए कि ऊपर में तीर का निशान है, तो ऐसे तीर का निशान किसमें है, देखिए इसमें है, लेकिन सी में नहीं है तो सी कटेगा, डी में भी नहीं है तो डी भी कट गया। अब देखते हैं उसके बाद ये इधर से ऐसा नोक, देखिए जो 2 बच गया उसमें किसमें है, बी में नहीं है तो ये बी कट गया। अब बच गया ए, तो ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब देखें तीसरा में हम देखें तो ये गोला है और यहाँ इस बाईं ओर के ऊपर में है तो किसमें है, सभी में है। ठीक, तीर का निशान देख रहे हैं यहाँ पर, ये नोक और ये नीचे की ओर तीर जा रहा है तो किसमें है, ए में है क्या, नहीं है, दोनों तरफ है तीर का नोक। यहाँ पर देखें तो ये इसमें फर्क है, बी इसलिए नहीं होगा। सी में भी देखें तो सी में भी ये फर्क है। आपका उत्तर आ गया डी में उस प्रकार से है। यदि 3 ऑप्शन कट हो जाते हैं तो आखिरी जो ऑप्शन बचा रहता है वही सही रहता है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और बाकी चीजों को भी आप देख सकते हैं इत्मीनान से। ठीक है, यदि समय रहा तो, यदि आप लोगों को जल्दी बनाना है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक गोला है और ऊपर में इस तरह से ये एक वक्र रेखा है ना, तो किसमें, सब में मौजूद। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि एक चौकोन का आधा है और ये इधर जो है आधा गोला है, तो इधर चौकोन है आधा गोला। फिर ये देखिए दोनों तरफ चौकोन हो गया इसलिए ये कटेगा। फिर ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उल्टा हो गया, चौकोन इधर चला गया है इधर इसलिए कटेगा, है ना। इसमें देखें तो दोनों तरफ ये वक्र रेखा है, ये कटेगा, बच गया आपका ए, तो ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। कौन से भाग को, भाग 1 में जैसा कि अभी समरूप चित्र को चुने, इस पर ही इस तरह से आपको करना है। फिर आगे हम देखें भाग 2 में। भाग 2 में क्या है कि यहां पर 2 प्रश्न चिन्हों में से एक निश्चित संबंध है, इन दोनों के बीच में एक निश्चित संबंध है। दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में, ये देखिए तीसरा और चौथा प्रश्न चित्र में भी यही संबंध होना है। तो आप देखिए कि कौन सा ऐसा उत्तर चित्र है जिसके साथ ये दोनों संबंध इस तरह से स्थापित होंगे जैसा कि पहला और दूसरा के बीच में है। ठीक है, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि एक ईंट का चिन्ह है और उसके दाएं और बाएं की ओर एक एक लाइन निकली हुई है और ये सब चीज क्या है, एक वर्ग में है। वैसे हम देखें तो सभी आकृति वर्ग के अंदर में है। दूसरे चित्र में क्या हुआ है, ये जो लाइन है ना ये छूट गया है, अब ये नहीं है, तो अब इसमें क्या होगा, अब वैसे इसमें भी होगा, एक वर्ग रहेगा जिसमें ये लाइन जो है छूट जाएगा, बीच में केवल गोल रहेगा। तो ऐसा इसमें किसमें है, आप देख रहे हैं कि ए में है, नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, आपके डी में है, तो डी इसका सही उत्तर होगा। आगे हम देखें, यहाँ एक दीपक जल रही है और दीपक जल रही है, उसके बाद देख रहे हैं कि दूसरे चित्र में इसका स्टैंड आ गया है ना, ये स्टेप का है। तो हम वैसे ही एक बल्ब जल रही है तो बल्ब का भी इस प्रकार से स्टैंड होना चाहिए, है ना। तो यहां पर हम देखें क्या ए में है, ए में तो 2 बल्ब आ गया, ऐसा इसकी जरूरत नहीं थी। फिर दीपक की बात हो रही है, ये भी नहीं है।
ठीक है, ये मोमबत्ती भी नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ बल्ब है और उसमें एक स्टैंड लगा हुआ है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर हम देखें तो एक वर्ग है और वर्ग जो है क्रॉस से ये बटा हुआ है। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि वर्ग है जो कि प्लस से जो है बटा हुआ है। यहाँ पर देखें तो एक वर्ग है और ये प्लस से बटा हुआ है, तो अब की बार जो वर्ग रहेगा वो क्रॉस से बटेगा। इतना तो बात पक्का है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ए बी आमने सामने है, ए भी आमने सामने है, इसमें भी, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में। तो वैसे ही यहां पर भी होगा, डी भी देखिए, डी भी एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगे। क्या ए में है? नहीं है। बी में है आपका, इसमें देखिए डी है, ये डी भी होना चाहिए था, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी डी भी तो है अपोजिट में, ठीक है। अब हम देखें बी और डी में क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि ए सी है, ए सी एक दूसरे के अपोजिट में होना चाहिए, यहां पर है ए सी अपोजिट में, ठीक है। और यहां पर भी देखें तो ए सी या सी ए अपोजिट में है, ठीक है। अब कुछ और भी चीजें होंगी इनके बीच में, उसको देख लेते हैं, है ना। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए जो है इधर आ गया, है ना, आप देख रहे हो ए इधर आ गया है। तो वैसे ही जो है आपका डी जो है ये आगे की ओर बढ़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डी, और ए जो है आपका इधर आएगा, और बी जो है थोड़ा ये इधर खिसक जाएगा, है ना, और सी ऊपर में चला जाएगा इधर बाई ओर। तो इस प्रकार से होगा, तो डी बी और सी ए। तो यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन इस प्रकार से है, ये सही रहेगा। सी में इस तरह से नहीं है, इसलिए हम इसको खारिज करते हैं, ठीक। अब देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन। ये है आपका छोटा है का चिन्ह और उसमें एक बिंदी है, फिर है एक बड़ा का है का चिन्ह और उसमें एक बिंदी है। लेकिन ये छोटा है बड़ा है, ये मैं केवल संकेत को इस प्रकार से बोल रहा हूं। अब देखते हैं यहां पर कि जेड है, तो जेड का जो है ठीक उल्टा जेड बनेगा, ठीक है। और उल्टा जेड कौन कौन सा है उसको देख लीजिए। ए है क्या? नहीं है। सी नहीं है, तो ये बच गया आपका डी, तो डी इसका सही उत्तर होगा। अगला हम प्रश्न देखें भाग 3 में। भाग 3 में क्या पूछा है कि बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाए जा सके इस भाग में, तो ऐसे उत्तर चित्र का चयन करना है, इसमें जाकर के वो फिट बैठ जाए। कि ये वाला क्रॉस है, ये वाला क्रॉस जो है क्या ए में है, बी में है, ठीक है। सी में नहीं है, तो सी को खारिज कीजिए, डी में है, ठीक है, एक तो खारिज हो गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये वर्ग है, ये वर्ग को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखें ए में इस प्रकार से कोई कंप्लीट नहीं है, बी में देखें बी में है और डी में है। चलिए एक और ऑप्शन जो है कट गया। फिर उसके बाद देखें यहाँ पर कि जिस तरह से ये गया है, ये वाला लाइन, और ये कट करके नीचे की ओर गया, तो वैसे ही इसमें है क्या? जी हाँ, वैसे तो है इसमें, और डी में भी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं ये वाला, ये लाइन और ये तिरछा हो गया, और ये इस तरह से इसको जोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बी में इस प्रकार से नहीं है, इसलिए बी खारिज होगा। और यहाँ पर डी देखें तो ये मौजूद, ये वाला हिस्सा, तो ये डी आपका सही उत्तर होगा, और ये सही ऑप्शन है। आगे हम देखें 10वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो वक्र है ऊपर की ओर खुला हुआ है, फिर ये इसका पलट गया, ये नीचे की ओर आ गया। तो ऐसे ही क्या होगा, ये जो वक्र है ये आपके दाईं ओर खुला हुआ है, अब की बार जो वक्र रहेगा वो बाईं ओर खुलेगा, ठीक है। तो बाईं ओर खुलने वाले कितने ऑप्शन है देख रहे हो आप, तो ये दाईं ओर मुंह खोल के बैठा है, तो इसलिए ए नहीं होगा। फिर हम देखें बी सही बाईं ओर खुला हुआ है, इसको रहने देते हैं। और आप देख रहे हो कि सी ऊपर में और डी नीचे में, तो ये दोनों कट जाएगा, बच रहा है केवल बी, तो बी इसका सही उत्तर होगा। बाकी और भी चीजें हैं उसको आप देख सकते हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। 11वां नंबर का क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि आप देख रहे हैं कि ये जिस तरह से चिन्ह है ना, वैसा ही इसका उल्टा चिन्ह इस खाने में देख सकते हैं। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, ये जो पहले नंबर का चित्र है उसका जो है जस्ट उल्टा दूसरा चित्र है, और तीसरा चित्र भी इसके जस्ट उल्टा है। मानो ऐसा हो कि यहाँ पर एक दर्पण लगी हो और ये उसका उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक वैसे ही यहाँ पर एक दर्पण लगी हो और नीचे भी उसका उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक दर्पण लगेगा और इसका जस्ट उल्टा रहेगा, तो यहाँ पर एक बिंदी रहेगी, यहाँ पर एक बिंदी रहेगी, और उसको जो है हम जोड़ देंगे। देखिए ऊपर की ओर ये बिंदी लगी है और नीचे में एक बिंदी लगी है, ठीक है। तो ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन तो वैसा ही है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। लेकिन बाकी ऑप्शन को भी हम देखें, ये देखिए नीचे की ओर चला गया, ये होना चाहिए था इधर बिंदी, लेकिन ये हुआ है गलत, इसलिए बी में नहीं है। सी में देखिए दोनों तरफ का जो बिंदी है
ये इस लाइन से ऊपर ऊपर में ये मौजूद है, इसलिए सी भी नहीं है। इसमें देखें डी में वो नीचे नीचे में ही मौजूद है, इसलिए ये भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या है आपका ए रहेगा। फिर 12वां नंबर का क्वेश्चन देखें। 12वां नंबर का क्वेश्चन में हम देख रहे हैं छोटा छोटा चीज लेंगे। यहाँ पर ये जो है ये गोला पूर्ण होना चाहिए, तो यहाँ पर है गोला, ठीक है। फिर हम देखते हैं ये बी ऑप्शन में, यहाँ पर तो गोला नहीं है इसलिए कटेगा। सी ऑप्शन में है गोला और डी में भी है गोला, ठीक है। तो अब देखें उसके बाद यहाँ पर जो ये पंखुड़ी जैसा आपको आकृति दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये पंखुड़ी जैसा आकृति, तो वैसे ही पंखुड़ी जैसा आकृति यहाँ पर भी होना चाहिए। तो क्या ए में है, बी में, तो ये बी तो कट गया, सी और डी दोनों में है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ इस कोने से एक लाइन जो है ये लगी हुई है, ये लाइन जो है ए में है, जी हाँ है। यहाँ तो सारे लक्षण ये प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। सी में देखें, सी में इस प्रकार से लाइन नहीं है इसलिए ये कटेगा, और डी में देखें यहाँ पर भी लाइन मौजूद नहीं है इसलिए ये भी कटेगा, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। फिर देखते हैं भाग 5। भाग 5 क्या कह रहा है कि यहां पर जो दिए गए जो चित्र है ना, इन चारों चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र को चयन करना है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर ये षष्ठभुज है और यहां ये वृत्त है और ये आपका वर्ग है। हम देखें तो ये जो तीनों चित्र हैं ये कोई ना कोई ज्यामितीय चित्र हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे को ये क्रॉस करके यहां पर मौजूद है, ठीक है। लेकिन डी में इस तरह से हालत नहीं है, इसलिए डी सबसे अलग दिख रहा है, ये डी इसका सही उत्तर होगा। जो अलग दिखेगा उसको ही हम सही उत्तर मानेंगे। यहां पर हम देखें तो यहां पर ये वर्ग है जो कि 4 भागों में बटा हुआ है, ये भी एक वर्ग है 4 भागों में बटा हुआ है। लेकिन यहां पर ये देखें हम तो एक समचतुर्भुज है लेकिन वो वर्ग नहीं है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। ये अलग उत्तर हो रहा है ना, बाकी ये डी भी ए बी के समान ही है। फिर हम देखें यहां पर इस तरह से नीचे की ओर मौजूद है, एक पहाड़ बना हुआ है। फिर हम देखें ये 2 पहाड़ है और ये 3 पहाड़ है, लेकिन यहां पर ये जो सी है ये खाई नुमा ये आकृति बना रही है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा जो कि बाकी से अन्य है, ठीक। 16वां नंबर का प्रश्न देखें। यहां पर आप देखो कि भुजा की संख्या गिन लो, 1 2 3 4, 4 भुजा है यहां पर भी चतुर्भुज में भी 4 भुजा है। यहां पर हम देखें 1 2 3 4, सी में भी 4 भुजा है, लेकिन हम डी में देखें तो 1 2 और 3 ही हो रहा है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा जो कि बाकी से भिन्नता प्रदर्शित कर रही है। अब देखते हैं भाग 5, दर्पण प्रतिबिंब परीक्षण। दर्पण प्रतिबिंब परीक्षण में आप यहां पर देख रहे हैं कि एक सवाई एक दर्पण है जो कि आपके दाईं ओर मौजूद है। तो चित्र जो है किस प्रकार से बनेगा, देखिए इसके जो दर्पण के जो ठीक सामने में है ना, वो उसका पहला चित्र बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। ए आप इस तरह से नहीं बना लेंगे, ये पहला बनेगा करके ए इस तरह से रहे, ऐसा नहीं है। क्या रहेगा आपका रहेगा इस तरह से, जैसा कि यहां पर है ए, तो ये इसका ये खड़ी लाइन है जो ये पहले बनेगा, ठीक, और फिर उसके बाद ये मुड़ जाएगा और यहाँ पर ये इस तरह से ए रहेगा। फिर हम देखे हैं 7 को, 7 ये उल्टा 7 बनेगा और 2 जो है इस तरह से ये बनेगा। क्या आप ए पर है इस तरह से मौजूद है, देखिए 7 को उल्टा कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया है ना। यहाँ पर देखें तो 7 2 ए आया, ये भी गलत है, 2 7 आया, ये भी गलत है। देखिए डी ऑप्शन जैसे मैंने बनाया था वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो डी इसका सही उत्तर होगा। फिर आगे हम देखें, ऊपर में लगा हुआ है दर्पण। दर्पण की स्थिति को आप देखेंगे, कभी वो बाईं ओर है कभी ऊपर में है ना, तो उसके अनुसार से आपका जो है चित्र बनेगा। यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर गोले के सामने में गोला है ना, फिर पहला बना और फिर उसके बाद आयत दूर में बना है, दूर में नहीं बना है, अब इसके दर्पण के नजदीक में जो है आपका गोल और फिर ये आयत जो है उससे दूरी में बना हुआ है, तो ये चित्र आपका बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखें ए में है क्या, नहीं है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी को देखिए सी जैसा हम बनाए हैं वैसा ही है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। डी में ये गोला जो है इधर बन गया है ना, इसलिए नहीं है, ठीक। आगे हम देखें, यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हो कि दर्पण जो है एक सवाई नीचे की ओर है, तो आपका ये वाला जो लाइन है ना ये पहले बनेगा, यहाँ पर ये दर्पण के पहले ही है तो ये बन गया, फिर उसके बाद ये दोनों खड़ी लाइन जो है यहाँ नीचे की ओर ये इस तरह से होगा। तो यह ए में है, नहीं है, बी में नहीं है, सी में देखिए सी में इस प्रकार से मौजूद है, तो सी इसका सही उत्तर है, डी भी नहीं है।
फिर हम देखते हैं 20वां नंबर का प्रश्न है। 20वां नंबर के प्रश्न में दर्पण जो है आपके दाईं ओर लगी है और ये यहाँ पर देखते हैं ये एक टी आकृति है, तो टी आकृति है ना, तो ये वाला लाइन ये पहले रहेगा, वैसे हम देखें तो टी जैसा ही रहेगा। फिर उसके बाद देखें यहाँ पर एक छोटी लाइन जो है एक निकली हुई है, तो ये दर्पण के पहले ही मौजूद है क्या? नहीं है, उसके बाद में है, इस लाइन के बाद में, तो इधर इस लाइन के बाद में इस तरह से मौजूद रहेगा। तो ए देखिए, ए जैसा हमने बनाया है वैसा ही है, तो ए इसका सही उत्तर होगा। डी में उल्टा है, टी उल्टा पलट गया इसलिए नहीं है, सी भी और डी भी ये नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर आपको मिल गया होगा। अब देखते हैं 6वां नंबर का ज्यामितीय चित्र पूर्ति परीक्षण। ज्यामितीय चित्र कहने का मतलब यह है त्रिभुज, वर्ग और वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है और दाईं ओर जो है दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ABCD के रूप में दिया गया है। आप दाईं ओर के चित्र में से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करना है और उसको उत्तर बनाना है। ठीक है, यहां पर देखें ये कौन सा चित्र है, ये बनेगा आपका वर्ग। तो ये वाला जो हिस्सा जो छूटा हुआ है ना, उसको जो आप देखिए खोजिए। अब देख रहे हो ए में इस प्रकार से है क्या? नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं ताकि आप लोगों को स्पष्ट और हो जाए। यहां पर देखें तो यहां पर ये वाला क्रॉस मौजूद रहना चाहिए। ठीक है, तो ए में है क्या? इस तरह से नहीं है। फिर हम देखें बी में तो थोड़ा सा ये पतला हो गया है, बी नहीं है। सी में जैसा हम ढूंढ रहे हैं वैसा ही है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। और डी में देख रहे हो कि ये अलग से निकला हुआ है, डी ये इसका नहीं होगा। ठीक, आगे हम देखें, यहां पर इस चित्र को देखिए, ये चित्र आपका क्या बनेगा? ज्यामितीय चित्र में ये बनेगा वृत्त, और वृत्त में नीचे की ओर ये हिस्सा आपको ढूंढना है। तो यहाँ तो ऊपर में दे दिया है, ऊपर एज का ही, तो ये नहीं रहेगा। फिर हम देखते हैं बी में, तो बी में इस प्रकार से नहीं है, ये बेकार का ये कट लगाया, तो ये भी नहीं है। फिर हम देखते हैं सी में, तो सी इसका सही उत्तर है, जैसा हम ढूंढ रहे थे वैसा ही मिला है, सी इसका सही उत्तर होगा। और डी में क्या हुआ है? ये इधर खांच होना चाहिए जबकि ये उभरा हुआ है, इसलिए डी नहीं है। ठीक है, फिर हम देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न। 23 नंबर आपका क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। ठीक है, और वर्ग में ये इस तरह से ये मुड़ा हुआ है और फिर ये इस तरह से है ना, जैसे कोई हम देखें तो नाक जैसा निकला हुआ है ना। तो यहां पर देखें ए ऑप्शन ही इसका इस तरह से ए आकृति में आप देख रहे हो कि इस तरह से उभरा हुआ है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। बाकी बी में आप देखें तो ये बड़ा उभरा हुआ चित्र हो गया, इसलिए नहीं है। यहाँ तो फ्लैट आया है, ये भी नहीं है। यहाँ पर ये नुकीला जैसा गया, इसलिए डी भी आपका नहीं होगा। फिर हम देखते हैं 24 नंबर के प्रश्न को। यहां पर आपका ये क्या कौन सा चित्र बनना चाहिए बताइए? आप इसको जो है बना सकते हैं त्रिभुज। क्या बनेगा? ये त्रिभुज बनेगा। आपको वृत्त, वर्ग और त्रिभुज में से कोई भी हो सकता है, ये मान के आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये देखते हैं यहां पर ये वाला हिस्सा जो है आपको ढूंढना है। ए में है, नहीं है। बी में नहीं है, सी में नहीं है। आपका डी देखिए, डी वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक, आगे हम देखें भाग 7वां में छिपी आकृति को खोजना है। ठीक है, यहां पर ये आकृति आप देख रहे हो प्रश्न में, ये आकृति किसी न किसी चित्र में छिपा हुआ है, सन्निहित आकृति वाला ये प्रश्न है और यहां पर हम इसको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इसको निर्देश को आप लोग पढ़ लेंगे। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जिग जैग है और कितने हैं? 8 जिग जैग हैं। तो यहां पर है वो नहीं है। बी में देखें नहीं है, सी में नहीं है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, आगे हम देखें, यहां पर आप देख रहे हो कि ये वाला हिस्सा, ये 1 2 3 4 5 6 ये डमरूनुमा एक आकृति है। क्या यहाँ पर ए में है? नहीं है। फिर हम देखते हैं बी में, यहाँ पर है, देखिए बी में ये डमरू है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। सी में नहीं है, डी में भी नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है आपका? बी। फिर हम यहाँ पर देखें कि ऐसा लाइन आया और फिर ये घूम गया है वक्रनुमा और ये इस तरह से, जैसे कोई कहना चाहिए 5 लिखा हो या रथ का र लिखा हो, इस टाइप का ये मौजूद है। या अंग्रेजी में हम देखें तो एस जैसे लिखते हैं ना, इस प्रकार से। तो क्या ए में है? ए में हम देखें तो यहाँ पर ये मुड़ करके ये जल्दी ही मुड़ गया है ना, ये जल्दी मुड़ गया है, इसलिए ए नहीं होगा। फिर हम देखें बी में तो उस प्रकार से मौजूद ही नहीं है। सी में देखते हैं,
सी में भी उस तरह से कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपका देखें डी में, तो डी में ये आकृति जिस तरह से ये रथ कर या एस या बोले 5 जैसा आकृति ये मौजूद है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। फिर 28 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर एक लाइन है, ऊपर में एक खड़ी लाइन है और ये नीचे गया और ये इस तरह से कटा है ना। तो आप देख रहे हो ये वाला ऐसे ऐसे और फिर ये छोटा और ये ऊपर की ओर ये लाइन, क्या आपके ए में है? ए में है लेकिन ये उल्टा है उसका, इसलिए है नहीं बोलेंगे, उसको नहीं है बोलेंगे, है ना। तो ये आपका ए जो है खारिज होता है। फिर बी में देखें तो बी में आप देख रहे हो ये लाइन गया, फिर ये जल्दी ही मुड़ गया, ठीक है, चलो ये ठीक है, ये ऊपर में ये तो सही है, फिर नीचे की ओर गया और ये इधर बी तरफ ये मुड़ा हुआ है। तो हाँ, ये बी इसका सही उत्तर है, बी में इस तरह से मौजूद है, इसलिए बी इसका सही है। आप सी को देखेंगे तो सी में ऊपर में खड़ी लकीर नहीं है, यहां पर भी खड़ी लकीर नहीं है, इसलिए सी और डी नहीं होंगे। फिर हम देखते हैं कागज मोड़ परीक्षण। कागज मोड़ परीक्षण में देखें हम ये कागज को पहले बार मोड़े हैं, इधर ये पहला मोड़ हो गया, फिर इस सिरा से भी मोड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ से मुड़ गया और मुड़ने के बाद हमने देखा यहां पर कि ये बीच में जो है ये छेद कर दिया गया है। तो ये जो इतना जो हिस्सा है, क्या जहां पर छेद किया गया है वहां तक ये पहुंचा होगा? जी हाँ, ये पहुंचा होगा इस तरीके से, ठीक है, और इधर का मोड़ में देखें तो इस तरह से ये पहुंचा होगा। तो यहां पर जो छेद है वो तो अपने जगह में रहेंगे ही रहेंगे। क्या ए में है इस प्रकार से दोनों छेद बीच में? ये नहीं है। फिर बी में देखते हैं है, और सी में देखें तो सी में भी नहीं है, डी में भी है, ठीक है। तो अब बी और डी के बीच में है मुकाबला। अब इसको यहां पर हम खोलें तो खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये आपका षष्ठभुज जो है दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक, यहां पर इस तरह से षष्ठभुज जो है दिखना शुरू हो जाएगा, ये इस तरह से ये जमावट रहेगा। बी में है वैसे ही जैसा कि हमने देखा था, तो बी इसका सही उत्तर होगा, लेकिन डी में कहीं पर भी और दूसरा छेद मौजूद नहीं है, इसलिए डी नहीं होगा। फिर आगे हम देखें 30वां नंबर का क्वेश्चन। ये ऊपर से पलटा गया और फिर ये इधर से भी पलटा गया है, ठीक है, और ये पलटे होंगे तो यहां तक ये पहुंच गया होगा, यहां तक ये पहुंचा हो, और फिर इसको पलटा गया है तो ये यहां तक ये पहुंच गया होगा, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही इसको खोलेंगे तो यहां पर एक छेद आ जाएगा और जैसे इसको ऊपर की ओर खोलेंगे तो ये इस प्रकार से आपके बाईं ओर के ऊपर में ये 4 छेद मौजूद रहेंगे और नीचे का छेद तो एक रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन देखें तो ए इस प्रकार से है, बी में देखें तो ये इस साइड में है इसलिए नहीं है बी, और सी में तो अतिरिक्त छेद है और यहाँ पर सी डी दोनों नहीं है, ठीक है। तो सही उत्तर आपका ए होगा। फिर हम देखते हैं 31 में, ये पहले मोड़ा गया, फिर ये दूसरी बार मोड़ा गया और दूसरी बार मोड़ने के बाद जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर त्रिभुज जैसा जो है एक आकृति बना दी गई है, काट दिया गया है। जब इसको खोलेंगे ना तो ये यहाँ पर भी इस तरीके से ये मौजूद रहेगा और ये ऊपर की ओर खोलेंगे तो ये इस तरह से ये आपका चित्र बन जाएगा, ठीक है, जैसे कोई स्टार जैसा है ना, स्टार जैसा। तो ए नहीं है, बी में और सी में देखें, ध्यान से उसको देखेंगे, और डी में देखें इस प्रकार से स्टार तो नहीं होगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि इस तरह से ये रहेगा, ये तो ऊपर नीचे हो गया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा, सी नहीं होगा। 32 नंबर का हम प्रश्न देखें तो यहां पर एक ही चित्र दिया है, शायद मुझे लगता है ये प्रिंट मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर हम देखें तो इसका जो मॉडल आंसर जारी करने वाले ने बताया है कि सी ऑप्शन इसका सही है। कैसे सही है आप लोग जानिए, मुझे तो ये गड़बड़ जैसा क्वेश्चन लग रहा है, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला भाग है 9, और यहाँ पर प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता हो ऐसे चित्र को हमको चयन करना है। यहाँ पर देखिए कटआउट है ना, ये इस प्रकार से दो, तो इससे जो है कौन सा चित्र बन सकता है, देखिए ए चित्र बन सकता है, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो ये अतिरिक्त है, इसलिए ए को हम नहीं मानेंगे। बी में देखें तो त्रिभुज बना हुआ है ना, ये भी नहीं होगा, और आपका ये सी ये पंचभुज बना है, ये भी नहीं है। हम एक दूसरे को पलटी करके करें ना तो ये चित्र बन सकता है, ये देखिए ये वाला चित्र, ये इधर से ये इधर से, तो ये डी इसका सही उत्तर होगा। फिर आगे हम देखें यहाँ पर 2 त्रिभुज है और एक खड़ी लकीर है, नीचे से उसका आधार बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा चित्र बनेगा, देखिए यहाँ पर तो गोल अतिरिक्त आ गया इसलिए नहीं है,
फिर हम देखें बी, बी में ठीक है वैसे इन दोनों को जोड़ करके ये बना दिया गया है, तो ये बी इसका सही उत्तर होगा। सी में हम देखें तो कुछ अतिरिक्त यहाँ पर आकृतियां आ गई हैं, ये वाला आकृति जैसा कि आप देख रहे हो, तो ये सी और डी दोनों नहीं है। फिर हम देखें कितने यहाँ पर चित्र हैं, 1 2 3 4, क्या यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5 हो गया, इसलिए नहीं है। यहाँ पर देखें ये जिस तरह से वर्ग एक ही ठो वर्ग है, यहाँ पर 2 वर्ग मौजूद हैं, इसलिए बी भी नहीं होगा। सी में देखें, सी को हम बाद में देख लेंगे। अब डी में देखें तो डी में जो है आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पर तो मौजूद नहीं है, इसलिए डी खारिज होता है। तो अब ए बी और डी खारिज हो गया, तो अब सी और इसको देख लीजिए कट आउट को, तो आपको पता चल ही जाएगा। यहाँ पर एक वर्ग है, यहाँ पर एक वर्ग है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक समकोण त्रिभुज है, तो ये भी समकोण त्रिभुज मौजूद है ना, ये वाला आकृति आप देख रहे हो, तो ये आकृति ये मौजूद है, ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर होगा। बाकी 3 विकल्प यदि खारिज हो जाते हैं ना, तो उसमें से एक जो विकल्प रहता है उसको हम मान के चलते हैं कि है ना। यहां पर हम देखें एक गोला है और देख रहे हैं कि 3 लाइन है और 3 आड़ी लाइन है और 3 खड़ी लाइन है। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर एक गोला है, 3 लाइन है और 2 खड़ी लाइन है, इसलिए ए नहीं होगा। फिर यहां पर देख रहे हैं कि इस तरह से लहर जैसा जो है आकृति बनी हुई, इसलिए बी भी नहीं होगा। सी में भी लहर जैसे आकृति है, इसलिए ये भी नहीं है। और यहां पर हम देखें डी में एक गोला है और 3 खड़ी लकीर है और 3 आड़ी लकीर है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। आगे हम देखें भाग 10, और भाग 10 में आप देख रहे हो कि बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र हैं और चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। तो ये एक श्रेणी क्रम में ये जमा हुआ है, श्रेणी क्रम परीक्षण है। तो श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर जो उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन जो है हमको करना है। यहां पर देखें तो त्रिभुज बना हुआ है और ये ऊपर की ओर इसका नोक है ना। फिर हम देखते हैं कि इस साइड में आ गया, जैसे घड़ी चल रही है वैसे ही ये नीचे की ओर आ गया। अब की बार जो त्रिभुज बनेगा ये इस तरीके से बनेगा। तो पहले इसी को देख ले कौन कौन सा जो है विकल्प जो है इस तरह से पालन कर रही है। ए तो कर रहा है, बी नीचे की ओर है इसलिए एक कटेगा, सी में देखें इस साइड में इसलिए ये भी कट गया और डी भी ये कट गया। देखिए 3 विकल्प जो है इसमें से खारिज हो गए हैं, तो बच गया है ए, तो इसको हम सही मान सकते हैं। वैसे तीर के निशान आप देखोगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि तीर का निशान किस तरह से लगा हुआ है। फिलहाल ये ए इसका सही उत्तर है। आगे हम देखें, यहां पर आप देख रहे हो कि प्लस का चिन्ह है और ये क्रॉस हुआ है, ठीक है, सभी में है। अब लेकिन इसका जो तीर का नोक है, तीर का नोक देखिए ये आड़ी लकीर है, फिर ये गया ऊपर की ओर खड़ी लकीर में आ गया, फिर ये आड़ी में आया है, फिर अब की बार जो होगा वो खड़ी लकीर में होगा, ठीक है। तो ऐसा किस में है, ए में है, बी में तो नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में है। तो ए और डी को देख लेते हैं, बाकी चीज को भी देख लेते हैं। इधर ये क्रॉस रहेगा और आपका ये जो तिरछा जो गया है ना ये इस प्रकार से क्रॉस रहेगा। ए में है उसी प्रकार से, तो ए इसका सही उत्तर है। बी में नहीं है, क्रॉस जो है वो है ना ये उल्टा चला गया, होना था इस तरीके से लेकिन इधर आ गया, इसलिए डी इसको जो है हम खारिज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला प्रश्न। यहां पर हम देखें तो यहां पर 2 आयत हैं एक दूसरे के ऊपर, एक छोटा आयत एक बड़ा आयत, ठीक है। उसमें हम देख रहे हैं एक गहरा रंग, ये गहरा रंग जो है ऊपर में कलर हुआ है, अब की बार जो हुआ है नीचे की ओर भी पहुंच गया, फिर ये इधर फिर बढ़ा ये पूरा। अब की बार जो होगा ना गहरा रंग वो नीचे की ओर इधर इसको कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट होना चाहिए। तो यहां पर देखें ए में, तो ए में नहीं है इस तरह से, तो ए खारिज होगा। बी में देखें जैसा हमने सोचा था वैसे ही है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। और सी में देखें तो ये उल्टा हो गया, इधर जो है भर गया है कलर, तो ये सी भी नहीं है। और डी में देखें ये थोड़ा सा और अतिरिक्त आ गया है यहाँ पर, इसलिए डी भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या है आपका, बी। अगला हम प्रश्न देखें, यहां पर आप देख रहे हो कि बाईं ओर के ऊपर में, बाईं ओर के ऊपर में 1 2 3 4 इस तरह से लाइन है। फिर क्या हुआ है कि दूसरे नंबर के चित्र में दाईं ओर के ऊपर में ये पहुंच गया है 1 2 3 4, फिर तीसरे में नीचे में भी, और अब की बार देखें तो ये होना चाहिए कि अब चारों तरफ जो है इस प्रकार से 4 लाइन होना चाहिए। तो क्या ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 आ गया, इसलिए ए नहीं है। बी में देखें तो 1 2 3 4 1 2 3, ये देखिए 3 आ गया, इसलिए बी भी नहीं है।
सी में देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ये देखिए 3 आ गया, इसलिए ये भी नहीं है। डी में देख लेते हैं, आखिरी ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए ये सही है, तो ये इसका सही उत्तर होगा डी। ठीक, अब आते हैं हम गणित में, गणित परीक्षण में, और यहां पर आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न क्या है, लगातार 3 विषम संख्याओं का योगफल 51 है तो बीज की संख्या क्या होगी। लगातार 3 विषम संख्या भी है और बीज की संख्या को पूछा है यहां पर। तो हम देखें विकल्प में, हम देखें तो हमको जो है काफी कुछ पता चल जाएगा। देखिए पहला जो विकल्प है वो है 45, है ना, और ये बीज की संख्या यदि हो तो इधर वाला जो संख्या रहेगा वो कितना रहेगा, 47 रहेगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 51 होगा, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक को हम नहीं मानेंगे। फिर देखते हैं 15 में, 15 में हम देखें इधर क्या हो जाएगा आपका 17 और इधर क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अब इनको हम जोड़ेंगे तो 13 और 17 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 30, और 30 और 15 इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45, तो ये भी 51 है, तो ये भी ये नहीं होगा। फिर देखते हैं हम 17 को मौका देते हैं, 17 को मौका देंगे तो अगला जो आएगा विषम संख्या क्या होगा आपका 19 होगा, और इधर क्या होगा आपका 15। हम इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 15 और 17 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 32, और 32 और 19 को हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 और 9 हो जाएंगे 11, हाथ में आया 1, 3 और 1 4 और 1 हो जाएगा 5। तो देखिए ये 51 हो गया, इसलिए सही इसका क्या होगा, सी उत्तर होगा, सी ऑप्शन इसका सही है। बाकी जो डी है 19 वो नहीं है, क्योंकि हमको सी में ही उत्तर मिल जा रहा है ना, सी विकल्प में ही। तो इस तरह से आपको बनाना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में सबसे छोटी विषम को घटाने पर प्राप्त संख्या होगी। देखिए सबसे छोटी विषम संख्या क्या है आपका 1 है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है 1 है। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या आप जानते ही हैं कि क्या है, 2 है, फिर 3, फिर 5 और 7। तो इनका क्या होगा गुणनफल, यानी इनको गुणा करना है, तो ये हो जाता है आपका 7 पंचे 35, और 35 तिया कितना हो जाएगा, 35 तिया हो जाएगा 105, और 105 दूनी हो जाएगा आपका 210। तो 210 होगा, लेकिन उसमें क्या करना है, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या एक को घटा देंगे 210 में तो उत्तर आ जाएगा 209। तो यहां पर है ऑप्शन में, जी हाँ देखिए डी ऑप्शन 209, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखें, 6% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये पर 146 दिन में कितना प्राप्त धन होगा, ये प्रश्न पूछा है। वैसे ये प्रश्न साधारण ब्याज से है, पता नहीं साधारण ब्याज का प्रश्न पूछेगा कि नहीं पूछेगा नवोदय में, लेकिन फिलहाल ये आया है तो हम इसको जो है बनाते हैं। देखिए 6% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये पर, मूलधन कितना आ गया आपका 5,000, ठीक, और उसमें दर कितना लगा है 6%, यानी 6/100 है ना, प्रतिशत प्रति 100 6% है ना। फिर उसमें प्रति वर्ष की दर से, हाँ ठीक है वार्षिक गणना हो गया, प्रति वर्ष की दर से मतलब वार्षिक गणना है, लेकिन कितने दिन का है ये 146 दिन का, और आप जानते हैं कि साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में कितना दिन है 146 दिन, तो 146/365 हम लिख सकते हैं। फिर इसको हम सरल कर लें, ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया, ये कट गया, है ना, 2 शून्य कट गए, इधर से 2 शून्य कट गए। फिर हम देखते हैं ये इसमें हम कुछ कट कर सकते हैं क्या, देखते हैं 5 का पहाड़ा पढ़ के, है ना, ये हो जाएगा 5 एकम 5 5 शून्यम शून्य। मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर में कर दूं तो आपको पता चले, ये हो गया आपका 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 5 शून्यम शून्य, है ना, तो ये 10 हो गया। और ये इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 36 में 35 गया, बच गया 1, और वो 5 के आगे में आएगा तो हो जाएगा 15, तो 5 दिया हो जाएगा ये 15। आप देख रहे होंगे ये 73 है और 146 जस्ट इसका डबल है ना, तो ये 73 एकम 73 और 73 दूनी हो जाएगा आपका 146। ठीक है,
फिर हम देख रहे हैं ऊपर में 10 है, आपका ऊपर में क्या है 10 है, फिर क्या है 6 है, और क्या है 2 है, और नीचे में ये कट गया पूरा। अब इसको हम गुणा कर लें तो 2 छिक्का हो जाएगा 12, और 12 एकम 12 और 1 शून्य 120, तो 120 उत्तर आएगा। यहां पर देखें तो ए ऑप्शन क्या है 120 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है वो क्या है, प्रश्न 44 नंबर का प्रश्न, शून्य है। शून्य क्या है, प्राकृत संख्या है? नहीं है, शून्य को छोड़ा जाता है प्राकृत संख्या में। पूर्ण संख्या है? जी हाँ, पूर्ण संख्या है। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, देखिए शून्य जो है ना तो धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है, इसलिए सी और डी नहीं होगा, सही इसका उत्तर होगा पूर्ण संख्या। आगे हम देखें प्रश्न, यहां पर 4 का घात 11 है, फिर 7 का घात 5 है, फिर 11 का घात 3 है, में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या है। इनकी अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या पूछा है। तो यहां पर 4 का घात 11 है, ये है, इसका मतलब क्या है, 4 कितने बार है 11 बार है, लेकिन 4 क्या अभाज्य गुण संख्या है? नहीं है। तो 4 को हम अभाज्य संख्या के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 के रूप में, और इन पूरे का घात जो है क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं 7, 7 क्या अभाज्य संख्या है, यानी 7 का कितने बार गुणा 5 बार। ठीक है, 11 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 11 का घात 3 है ना, 11 भी 3 बार गुणा होगा। अब फिर उसके बाद देखते हैं यहां पर 2 का घात भी 11 और इस 2 का भी घात 11 है। ठीक है, और फिर यहां पर 7 का घात भी 5 और यहां पर 11 का घात भी 3। देखिए अब इसके बाद हम गिन सकते हैं, सभी अभाज्य संख्या हो गया, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य, ये भी। ठीक है, ये इधर कितना 11 11 11 हो गया 22, और 22 5 हो गया आपका 27, और 27 और 3 हो गया आपका 30। तो यहां पर देखें तो ए ऑप्शन देख रहे होगे, ए 30, ये इसका सही उत्तर है, बाकी ये नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको बनाना है। क्या करना है इसमें, सबसे पहले देख लेंगे कि कौन सा भाज्य संख्या है उसको अभाज्य में बदल देना है, और जितने घात रहेंगे उनकी घात को जो है हमको जोड़ देना है। यहां पर अगला जो प्रश्न है कि 3 का घात ऋण 8 है, और 3 का घात ऋण 11 है, और 3 का घात ऋण 10 है का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। 12 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3 का घात ऋण 8 गुणित 3 का घात ऋण 3, इस रूप में हम लिख सकते हैं, है ना। यदि आधार समान हो तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ऋण 8 और ऋण 3 मिलकर के ऋण 11 हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या मौजूद है आपके 3 का घात ऋण 11 में 3 का घात ऋण 8 मौजूद है ना। फिर हम देखते हैं 3 का घात ऋण 10, है ना। फिर हम देखते हैं 3 का घात ऋण 10, और 3 का घात ऋण 10 में भी 3 का घात यदि ऋण 8 है और गुणा 3 का घात ऋण 2 है, इस प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं। यानी सब में हम देखें तो जो समान गुण कितना है, 3 का घात ऋण 8 मौजूद है। तो यहां पर जो उत्तर होगा, यहां पर ऑप्शन में देखिए 3 का घात ऋण 29 है, 3 का घात ऋण 8 है, 3 का घात ऋण 10 है, 3 का घात ऋण 11 है, तो सही इसका उत्तर हो जाएगा 3 का घात ऋण 8। ये इस तरीके से आपको समझ के इसको बनाना है। फिर अब अगला जैसा प्रश्न है कि 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा हाल के चारों ओर 2.5 मीटर के समान चौड़ाई का बरामदा है। बरामदे में 13 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से फार्स बिछाने पर व्यय की गई राशि होगी। इस प्रकार के जब प्रश्न को आपको हल करना है तो चित्र बना ही लीजिए। देखिए एक चित्र बना लेते हैं 20 मीटर लंबा, ठीक है, 20 मीटर आपका लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि 15 मीटर चौड़ा है, ठीक है, ये 15 मीटर क्या हो गया, चौड़ा हो गया। ठीक, इस चौड़े हाल के चारों ओर 2.5 मीटर का मतलब 2.5 मीटर का ये क्या करना है, बरामदा बनाना है इस प्रकार से। ठीक है, ये कितना का है, इसका नाम 2.5 मीटर का, और ये कैसा है, समान चौड़ाई का है, सब जगह जो है समान रहेगा। ठीक, तो
यहां पर क्या पूछा है कि बरामदे में, माने ये जो बरामदा है ना, इसी में 13 रुपये 50 पैसे की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से फार्स बिछाने पर व्यय की गई राशि कितनी होगी। यानी यहां पर जो फार्स जो बिछाया जाएगा वो कितने रुपये का प्रति वर्ग मीटर है, 13 रुपये 50 पैसे। ठीक है, इतने दर से जो है फार्स बिछाया जाएगा तो कितना टोटल खर्चा आएगा ये पूछा है। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा बरामदे का। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर हम देख रहे हैं कि बड़ा आयत है, बड़ा आयत का क्षेत्रफल यदि हमको ज्ञात हो गया, बड़ा आयत कहने का मतलब बरामदा सहित ये जो आयत बना, ठीक, उसमें यदि छोटा आयत को हम घटा दें, छोटा आयत का क्षेत्रफल घटा दें, का क्षेत्रफल को घटा दें तो हमको बरामदे का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल में आपकी लंबाई आपको पता चलेगा, जी हाँ, क्यों नहीं चलेगा। यहां तक तो यहां से यहां तक जो है कितना है आपका 15 मीटर है, यहां से यहां तक कितना है 15 मीटर है, और इधर कितना है आपका 2.5, और ऊपर में भी 2.5, 2.5 और 2.5 को यदि हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। यानी 15 में हम 5 मीटर को जोड़ देंगे तो बड़ा आयत का जो चौड़ाई है वो पता चल जाएगा। तो 15 में यदि हम 5 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 20। ठीक है, इसी तरीके से लंबाई में देख लीजिए, इधर से इधर तक बीच में कितना है 20 मीटर है। ठीक है, और इधर आपका 2.5 मीटर और इधर आपका 2.5 मीटर, दोनों 2.5 मीटर होकर के 5 मीटर बन जाएंगे, और वो 20 से जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 25। यानी बड़े आयत का क्षेत्रफल हमको जब ज्ञात करना रहेगा तो उसका जो लंबाई कितना आया 25 और चौड़ाई कितना है 20। अब इस दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। 25 दूनी हो जाएगा आपका 50 और एक शून्य का एक शून्य, यानी हो गया आएगा आपका 500 वर्ग मीटर। ठीक, अब छोटे आयत का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लीजिए। छोटे आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, छोटे आयत का क्षेत्रफल 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। तो क्या हो जाएगा 20 गुणित 15, और 15 दूनी होता है 30 और एक शून्य का एक शून्य, ये हो जाएगा 300 मीटर। यानी बड़े आयत के क्षेत्रफल में छोटे आयत के क्षेत्रफल को हम जब घटाते हैं तो बरामदे का क्षेत्रफल हमको पता चल जाता है 200 मीटर आएगा। ठीक है, 500 में 300 को घटा देंगे तो आ जाएगा 200 वर्ग मीटर। ठीक है, ये वर्ग मीटर है। अब देखते हैं यहां पर बरामदे में 13 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से फार्स बिछाने पर, अब 200 में आपको 13 रुपये 50 पैसे का गुणा कर देंगे तो टोटल कितना व्यय आया ये आपको पता चल जाएगा। यहां पर वैसे देखें हम तो ये 2 शून्य है, इन दोनों शून्य को हम लिख लेते हैं। ठीक, फिर हम देखते हैं कि 135 है, 135 दूनी कितना हो जाएगा, 35 का डबल हो जाएगा 70 और 100 का 200 है ना, या 135 दूनी हो जाएगा 270, ये मान लें। फिर हम देखते हैं कि दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद आपका एक ही अंक है 5 है केवल, तो यहां पर हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 2700। तो यहां पर है ऑप्शन में देखिए बी ऑप्शन 2700, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक, 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में मोहन ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इस परीक्षा में सोहन ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, तो पूर्णांक क्या होगी। यहां पर हम देखें तो जो मोहन का अंक है, मोहन का अंक 30% है, कितना अंक है ये नहीं दिया है, प्रतिशत में दे दिया है। ठीक है, उसी तरीके से हम देखें तो सोहन का जो प्रतिशत है वो 40% है। ठीक, लेकिन मोहन क्या होता है, मोहन 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है और सोहन जो है 20, न्यूनतम जो अंक है पास होने के लिए उसमें 20 अंक अधिक वो उसको मिलता है। तो हम ये देख रहे हैं कि मोहन को जो है 50 अंकों की आवश्यकता थी और सोहन जो है 20 अंक अधिक प्राप्त किया, है ना। यदि हम ठीक पासिंग मार्क की बात करें
है ना। तो मोहन को यदि 30% अंक उसको जो मिला है उसमें यदि 50 अंक मिलता उसको तो वो पास हो जाता, और सोहन जो है 40% ज्यादा पाया है इसलिए उसको घटा देंगे। तो इस स्थिति में दोनों का जो अंक है वो समान होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको हम देखते हैं बराबर करके, और ये जो हमको जो समीकरण मिल गया है इसको हम हल करते हैं। देखिए 30% में अंक को है हम मान लेते हैं x, है ना, कितना अंक है वो अज्ञात राशि है तो उसको हम मान लेंगे x, और x का 30% हम, तो यानी 30/100 हो जाएगा, और धन आपका 50। उसी तरीके से हम इसको देखें तो x का 40% हो जाएगा, x का 40%। मैं इसको थोड़ा सा इसको किनारे कर दूं, यहां ले आता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों के समझ में आएगा। इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से 40%, 100 गुणित 40 बटे हो जाएगा 100, इसमें से हम देखें तो ये ऋण 20। अब यहां पर हम क्या करते हैं, अब यहां पर 30/100 को हम दशमलव के रूप में लिख लेते हैं। तो दशमलव के रूप में यदि हम लिखे तो किस तरह से लिख सकते हैं, यहां पर जैसा कि नीचे में क्या है आपका 100 है, 100 को हमको एक बनाना है तो यहाँ पर दशमलव है ये मान के चलते हैं, तो एक कदम दो कदम चलाना पड़ेगा आपके बाईं ओर। तो वैसे भी यहाँ पर दशमलव है तो एक कदम दो कदम, यहाँ पर हो जाएगा 0.3। तो यहाँ पर 0.3 गुणित 1 से यानी 0.3 1 हम लिख सकते हैं धन 50। उसी प्रकार से इसको भी क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर दशमलव है 1 2, तब जाकर के नीचे का 1 बनेगा। तो ऐसे भी एक यहाँ पर है 0.1 और फिर ये 2.4 हो जाएगा। तो 0.4 गुणित 1 से यानी 0.4 1 ऋण 20। हमने ऐसा क्यों किया, हमको जो है 1 का मान ज्ञात करना है बच्चों, इसीलिए हम इस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहां पर आपका जो 3x है 0.3x, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। तो इधर हम पक्षांतर कर देंगे तो यहां पर ये जो धन 0.3x है ना, इधर जाकर के क्या हो, इधर जाकर के 0.4x ऋण 0.3x हो जाएगा। ठीक है, यहां पर धन 0.3x है, इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण 0.3x हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बराबर बराबर हम देखें, इधर है 50 और ये जो ऋण 20 है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो इधर आकर के वो धन 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर 0.1x, 0.4 में 0.3 को यदि घटाएंगे तो 0.1x आ जाएगा, बराबर हम इसको जो है जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं कि 0.1x है इसको हम पूरा 1 बनाते हैं, यानी यहां पर यदि 0.1 है उसको हम 1 बना लें तो क्या करने से 1 बनेगा, हम इधर 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है ना तो इसलिए 10 का गुणा कर रहे हैं, है ना। यदि 2 अंक रहता तो 100 का गुणा करना पड़ता, तो 10 का गुणा कर दे रहे हैं तो इधर यदि 10 का गुणा करेंगे तो इधर भी हम 10 का गुणा करेंगे। अब हम इसको गुणा करते हैं तो 10 एकम 10 और 1 का 1, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहां पर हम दशमलव लगा सकते हैं, माने 1.01, या हम इसको क्या कह सकते हैं 1 से भी मान सकते हैं। तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, 1 से बराबर हो जाएगा 70 गुणित 10 यानी 700 हो जाएगा, यानी वो पूर्णांक संख्या कितना है 700 है। तो इस प्रकार से आपको इसको बनाना है, बहुत कठिन है ना, लेकिन क्या करें इस प्रकार से आपको सीखना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका बी 700। 25 पारियों का औसत 50 रन है, उसमें से 10 पारियों का औसत 45 रन और 12वीं पारियों से अंतिम पारियों का औसत 52 रन है, तो 11वीं पारी का रन होगा। यहां पर 25 पारियों का औसत 50 रन है। ठीक है, तो 25 पारियों का औसत 50 रन है, यानी एक एक पारी में 50 रन, तो 25 पारी में टोटल कितना रन हो जाएगा,
यहाँ पर शून्य को हम लिख देते हैं, फिर देखते हैं कि 5 पछे 25, हाथ में आया 2 और 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा 12। तो ये 1250 रन हो गया। ठीक है, 1250 रन। 10 पारियों का औसत कितना है? 45 रन है। और फिर 11वीं पारी को छोड़ दिया गया है, उसी को तो पूछा है 11वीं पारी का रन क्या होगा। और फिर 12वीं पारी से अंतिम पारी तक यानी 25वीं पारी तक का औसत जो है 52 रन है। तो हम देखते हैं सबसे पहले 10 पारियों का औसत कितना होगा। तो 10 पारियों का औसत है आपका 45 रन। तो कितना रन हो गया? ये हो जाएगा आपका 45, एकम 45 और शून्य का शून्य यानी 450 रन हो गया। ठीक, फिर उसके बाद देखें तो 12वीं पारी से लेकर के अंतिम पारी तक तो कितना पारी हो जाएगा उसमें से हम देखें तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये हो गया 14। तो 14 पारियों का औसत कितना है? 52 रन। तो हम 52 से इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब देखते हैं इसका हल क्या आएगा। देखिए 2 चौक 8 और 2 एकम 2। ठीक है, फिर हम देखते हैं 5 चौक 20, हाथ में आया 2 और 5 एकम 5 और 2 हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा आपका 728 रन। अब ये तो हो गया 728 रन। 450 और 728 रन को हम यदि जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 और 5 2 हो जाएगा 7 और 7 और 4 हो जाएगा 11। यानी आपका देख रहे हो कि 1178 रन हो रहा है 11वीं पारी को छोड़ करके। देखिए 10 पारी ऊपर में हो गया और ये 12वीं पारी से नीचे का जो है हमने रन निकाल लिया। अब केवल बचा है क्या? 11वीं पारी का। तो कुल पारी कितना था? 25 पारी, जिसका रन कितना था यहां पर 1250 में हम ये 1178 को घटा दें, यानी यहां पर देखें 10 में 8 घटा तो 2 आया। अब यहां पर बचा कितना है? 4। ये इधर इससे उधारी ले लिया तो अब ये हो जाएगा 10 दाही हो जाएगा। और ये 14 दाही में 7 दाही यदि घटा तो आ जाएगा आपका 7। अब ये कितना बचा है? अब ये 1 बचा है तो 11 में 11 घट गया है ना, या कहें 1 में 1 घट गया, शून्य। 1000 में 1000 घट गया तो शून्य। ये हो गया आपका 72 रन। तो यहां पर जो उत्तर है 72 रन, आप देख रहे होंगे ये ए ऑप्शन 72 ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको बनाना है। मोहन अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग पत्नी को, 1/8 भाग पुत्री को दे दिया। अब उसके पास पूंजी का कौन सा भाग शेष है? ठीक है, यहां पर मान लो मोहन की पूंजी को हम मान लेते हैं 1 और पूरा 1 क्या है? 1 पूरा भाग को हम 1 कहते हैं, है ना। तो 1 है और उसमें से कितना दे दिया है? 1/4 भाग लड़के को और 1/3 भाग पत्नी को और 1/8 भाग पुत्री को दे दिया है। तो इनको इनके जितने भी जो हिस्से दिए गए हैं ना, इनको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4, 1/3, 1/8, इस तरह से जोड़ देंगे और जितना जो है आएगा उसको हम 1 से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो अब भिन्नों को हमको जोड़ना है। अब देख रहे हैं यहां पर असमान हर है। ठीक है, असमान हर जब रहता है और फिर भिन्नों को जोड़ा जाता है तो क्या करते हैं कि 4, 3 और 8 का लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं। तो 4, 3, 8 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा? 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 3 उतर जाएगा, 2 चौक 8, फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और ये फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी हो जाएगा आपका 24। तो सबका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 24। ठीक, 4 में कितने बार में कटेगा? 4 छिक्का 24, 6 बार में कट रहा है। 6 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे, 6 एकम 6। फिर देखते हैं 3 के पहाड़ा में कितने बार में आएगा? 24, 3 अट्ठे 24, 8 बार में आया। 8 का गुणा हम 1 के साथ करते हैं तो 8 एकम 8। फिर देखते हैं 8 के पहाड़ा में 24 कितने बार में आ रहा है? 3 बार में। 8 या 24 3, 3 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो 3 एकम 3, ये हो गया। फिर हम देखते हैं ऊपर वाले को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 3 11 और 11 और 6
17 हो जाएगा, 17/24 हो जाएगा। इस 17/24 को हमको किसके साथ घटाना पड़ेगा? हमको घटाना पड़ेगा 1 के साथ। 1 में हम घटा रहे हैं तो ये देखिए इस तरीके से। अब दोनों का लघुत्तम समापवर्त कितना आ जाएगा? 24। और यहाँ पर हम देखें तो 1 के पहाड़ा में 1/1 है, समझिए 1 के पहाड़ा में 24 बार में आएगा। 24 का गुणा हम 1 के साथ करते हैं तो 24 एकम 24, या हम ये कर देंगे तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, 24 एकम 24, 17 एकम 17, है ना, और ये ऋण के जगह में ऋण, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। 24 में 17 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 24 में 17 घटेगा तो 7 आ जाएगा, 7/24। तो यहाँ पर आया है उत्तर 7/24। यहाँ पर देखते हैं ए ऑप्शन 7/24, ये इसका सही उत्तर होगा। इस तरीके से इसको बनाना है। अगला प्रश्न है, यदि वर्गमूल 6 बराबर 2.449 हो तो 3 वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 का मान होगा। यहां पर जो 3 है, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? वर्गमूल 3 का वर्ग हम लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? वर्गमूल है, वर्ग आपस में कट जाएगा तो 3 ही तो बचेगा। इसी का रूप जो है हमने इस प्रकार से लिख दिया, और ये वर्गमूल 2 लिख दिए। फिर हम ये बटे 2 वर्गमूल 3 लिख दिए। ठीक है, अब ये वर्गमूल 3 का वर्ग है, यानी वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, और यहां पर ये वर्गमूल 2, और यहां पर 2/2, और ये वर्गमूल 3, ये इस प्रकार से हो गया। अब इसको हम काट दिए, ये भी कट गया, है ना। अब हम देख रहे हैं ऊपर में क्या है? वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 है, तो दोनों का हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा वर्गमूल 6 और बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर वर्गमूल 6 का मान कितना दिया है देख लीजिए। वर्गमूल 6 का मान दिया है 2.449/2। अब इसका आधा, अब विकल्प चाहे तो आप इसको भाग करके जो है आधा इसका हासिल कर सकते हैं, या विकल्प में भी आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 2 एकम, यहां पर 2 एकम 2, है ना, फिर उसके बाद दशमलव हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये इस तरह से ये है क्या? वास्तव में 90 है, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, और 8 9 में 8 गया, बच गया 1, सामने में ये हो जाएगा 1, तो 2 पंचे हो जाएगा 10। तो ये इस तरीके से 1.2245 होगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन देखिए 1.2245, ये इसका सही उत्तर है। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, 3 आदमी एक काम को 20 दिनों में करते हैं तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? देखिए पहला जो स्थिति है वो क्या है कि 3 आदमी उस एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। मतलब हम देखें M1 यानी मेन से लिया गया है M, है ना, मेन पावर कितना है? 3 लोगों का है। T1 यानी टाइम कितना लगा रहे हैं? 20 दिनों का। बराबर हम देखें दूसरी स्थिति में तो क्या रहेगा? M2 मेन पावर, है ना। दूसरी स्थिति में A2 क्या है? दूसरी स्थिति को बता रहा है, मेन पावर, है ना, 12 आदमी है, और उसको जो है टाइम कितने दिनों में करेंगे, है ना। तो ये सूत्र हो गया आप लोगों का। क्या सूत्र हो गया? M1 T1 बराबर M2 T2, है ना। अब यहां पर देखते हैं कि M1 कितना है? 3 आदमी। फिर हम देखते हैं टाइम कितना लगा उनको? 20 दिन का। बराबर इनको कितना लगेगा? 12 आदमी और T2, यानी समय को हमको ज्ञात करना है कितने दिनों में वो कर पाएंगे। अब देखते हैं कि T2 को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। ये 12 जो है इधर, इसको पक्षांतर कर देंगे तो इधर आ जाकर क्या हो जाएगा? ये बटे हो जाएगा इस तरीके से। फिर हम देखते हैं 3 एकम 3, 3 चौक हो जाएगा आपका 12, 4 एकम 4, 4 पंचे हो जाएगा 20। तो T2 बराबर कितना हो गया? 5, और ये 5 दिन उनको लगेगा। ठीक है, तो यहां पर जो उत्तर क्या है? ए ऑप्शन देखिए 5 दिन, ये इसका सही उत्तर हो गया। ये 5 दिन इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। फिर हम आगे का प्रश्न देखें। आगे का प्रश्न क्या है कि बड़ा कोष्टक में 2 ऋण 2 ऋण, छोटा कोष्टक में 5 ऋण 3, छोटा कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक भी बंद, धन 0.8। अब सबसे पहले हम छोटा कोष्टक तोड़ेंगे तो इधर इसको लिख लें, ऋण
छोटा कोष्टक में है आपका 5 ऋण 3, तो ये हो गया 2, और ये फिर बड़ा कोष्टक बंद और फिर धन 0.8। और ऋणात्मक संख्या में देखें तो ऋण 2 तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ऋण 4 हो जाएगा, है ना। और फिर ये 0.8, फिर इसको हम आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, 2 में 4 घटेगा या 4 में 2 घटाएं तो हो जाएगा, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़े संख्या का रहेगा, तो यहाँ पर ऋण है तो इसलिए ऋण 2 हो जाएगा। फिर ये आपका धन 0.8 हो गया। ये यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप एक संख्या रेखा बनाएंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे, जैसा कि संख्या रेखा में शून्य रहता है बीच में, और इधर ऋण 2 है, इधर ऋण 1 और ये ऋण 2, और यहाँ पर है 0.8 जो कि धनात्मक है, तो यहाँ पर हम देखें ये 1, तो यहीं आसपास में जो है 0.8 ये आएगा। तो हम इनको जोड़ रहे हैं तो कितना का इनके बीच में जो है फासला है, तो यहाँ पर हम देखें ये तो पूरा पूरा 1 और 2 हो गया, और 2 के बाद 2.8 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखें तो 2.8 ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। संख्या रेखा में आप कितना समझ पाए कि नहीं पाए, आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। वैसे ये आप लोगों को इस चित्र के माध्यम से इस चीज को समझने में आसानी होगी कि क्यों जो है 2.8 ये उत्तर आया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका बी ऑप्शन 2.8। आगे हम देखें, यहां पर देखते हैं 1 धन 1/10, फिर धन 1/100, फिर धन 1/1000 बराबर क्या होगा। 1 धन 1/10, फिर धन 1/100 है, फिर ये है 1/1000, तो सबका लघुत्तम हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बड़ी संख्या है 1000 ये आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद 1 का गुणा हम 1000 के साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 धन, क्यों एक के साथ किए हम, देखिए 1 को हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, और 1 का पहाड़ा पड़ेंगे 1000 तो 1000 बार में आएगा, तो 1000 का गुणा हम 1 के साथ करें इसलिए 1000 हो गया। फिर हम देखते हैं कि 10 का गुणा हम कितने से करें तो 1000 आएगा, तो 100 से करेंगे तो 100 का गुणा हम 1 के साथ कर दिए, ये हो गया 100। ठीक उसी तरीके से 100 का गुणा हम 10 के साथ करेंगे तब जाकर के 1000 आएगा, तो उस 10 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और यहाँ पर 1000 का गुणा एक बार 1000 का गुणा 1 से करेंगे तब जाकर के आएगा, तो उस 1 का गुणा हम 1 के साथ यहाँ पर कर दिए, तो इस तरीके से हो गया। फिर हम देखते हैं कि सबको जोड़ दें तो यहाँ पर हो जाएगा 1111 बटे ये हो जाएगा 1000। फिर हम ये इसको दशमलव लगाएंगे क्योंकि दशमलव में ही उत्तर आया है ना, विकल्प में देखें तो यहाँ पर हम दशमलव है ये मान के चलें, और नीचे वाले को 1 बनाने के लिए हमको कितना कदम चलना पड़ेगा, 1 2 3 कदम, है ना। तो यहाँ पर भी दशमलव है मान के चलें 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 1.111, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नीचे तो 1 आ गया, उसको बटे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो 1.111 करके आ गया, तो ये देखिए बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ठीक। इस तरह से आप कर सकते हैं, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ शुरू से ही आपको जो है दशमलव के रूप में इसको लिख सकते हैं। ये यदि आपको कठिन लग रहा है तो आप क्या करेंगे, एक तो एक रहेगा ही, 1/10 को हम 0.1 के रूप में लिख लेंगे, 1/100 को हम 0.01 के रूप में लिख लेंगे, और 1/1000 को हम लिख लेंगे 0.001। अब इनको हम यदि जोड़ते हैं तो भी ये बी ऑप्शन ये इस प्रकार से उत्तर आएगा, ठीक। अब आगे हम प्रश्न देखें, यहां पर आलेख से ज्ञात कीजिए कि कितने बच्चे 20 से कम अंक प्राप्त किए। यहां पर आप देख रहे हैं कि y अक्ष में है विद्यार्थियों की संख्या और x अक्ष में है आपका अंक, और यहां पर दिया है 5 अंक, 5 अंक में कितने विद्यार्थी हैं, 5 हैं। फिर देखें 10 अंक में कितने हैं, यहां पर 10 हैं। फिर हम देखते हैं कि 15 अंक पाने वाले 20 हैं, और ये 20 अंक प्राप्त करने वाले आपके 15 हैं। लेकिन यहां पर पूछा कितना है कि 20 से कम अंक प्राप्त किए उनको पूछा है, 20 अंक नहीं पूछा है, 20 से कम वाले। तो इधर वाले को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 धन 10 हो जाएगा 30, और 30 5 हो जाएगा 35, यानी 35 जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने 20 से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो सही इसका उत्तर हो जाएगा ए 35, ये इसका सही उत्तर होगा। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 35। अब आगे हम देखें, यहां पर x का मान होगा, x कहां पर है, ये x, ये देखिए कोण C x है, ठीक। और हम ये भी जानते हैं कि यहां पर
त्रिभुज ये जो बना है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। साथ में हम ये भी देखें कि सरल कोण पर जो बना एक दूसरे का जो संपूरक कोण है उनका योग भी कितना होता है? 180। यहां पर हम देखें कि 135 है तो यहां पर 20 का कितना हो जाएगा? 135 का संपूरक कोण क्या होता है? 135 का संपूरक कोण हो जाएगा आपका 45 अंश, ठीक है। और यहां पर हम देखें कि 110 है तो 110 का संपूरक कोण इधर कोण डी में कितना बनेगा? वो हो जाएगा 70, ठीक है। तो यहां पर ये देख रहे हैं कि एक कोण का मान इसमें से है 45 अंश, यहां पर कोण बी का मान कितना आ गया? 45, और यहां पर आ गया आपका 70, ठीक है। और एक कोण हो गया, दो कोण हो गया, तीसरा कोण का मान है x, उसको हम ज्ञात कर लेंगे, है ना। तीनों को मिला करके होता है 180 अंश। 180 अंश मतलब त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश है ना। फिर हम देखते हैं कि 45 और 70 को हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका 5 और ये 7 4 हो जाएगा आपका 11, 115 अंश हो जाए। 115 अंश का कोण हो गया, ठीक है। 115 को हम 180 में क्या कर देंगे? घटा देंगे तो हमको x का मान हमको पता चल जाएगा, है ना। अब इधर ये इसको जो 115 को इधर पक्षांतर करेंगे 180 तरफ तो ये ऋण 115 हो जाएगा। तो 180 में हम 15 को घटाए, 180 में हम 115 को घटाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक उधारी लेगा तो ये हो जाएगा 10 में 5 गया तो 5, ये 7 बचा है, 7 में 1 गया तो आपका आ जाएगा 6 और 1 में 1 गया तो 0, ये हो गया आपका 65 अंश। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन देखिए 65 अंश, ये इसका सही होगा। यहां पर आप देख रहे हो रोमन संख्या दिया हुआ है एल एक्स एक्स भी आई, है ना। तो किस संख्या का बोध होता है? देखिए यहां पर एल एक्स भी आई, ठीक है, ये इस तरीके से दिया है। एल का मान कितना होगा ये आप नहीं जानते तो आई वी एक्स एल सी डी एम, यहां पर देखते हैं ये 1 है, ये 5 है, ये आपका 10 है और ये एल बराबर हो जाएगा 50, तो इसका मान हो गया 50। फिर एक्स का मान कितना है? एक्स का मान 10 है ना, 10, और इस एक्स का मान भी 10 है ना, और भी का मान हो गया और आई का, है ना, ये हो गया 8, ठीक। तो ये हो गया आपका 50 धन 60 और ये हो जाएगा 70, 78 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 78। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है 78, ये इसका सही उत्तर होगा। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0.05% का मान होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रतिशत को किस रूप में लिख सकते हैं? प्रतिशत को हम 1/100 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर का गुणन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.05 का गुणा 1 के साथ होगा तो उतना ही मान आएगा और ये हो जाएगा बटे 100। दशमलव नीचे वाले को हम 1 बनाएंगे, है ना। तो यहां पर है 0.1 और 2 कदम चलाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 2 कदम चलाएं तो ऊपर का भी चलेगा ये दशमलव और ये चलेगा आपका इस तरीके से 1 और 2, तो यहाँ पर भी शून्य आ जाएगा, यहाँ पर भी शून्य आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, ठीक है। तो 0.0005 ये इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरी अपनी एक टेक्निक है, आप चाहे तो किसी भी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। ये इसका आपका उत्तर आ जाएगा 0.0005। तो यहाँ पर ये इसका उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर, फिर है ये आपका 2 हेमी, फिर है 3 मीटर, फिर 4 डेमी, 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। देखिए 1 किलोमीटर तो किलोमीटर में दिया ही है, इसलिए इसको जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं कि 2 हेमी हेक्टोमीटर, यानी यहाँ पर 2 गुणित 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या हो जाता है? 100 मीटर होता है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा ये 200 मीटर की बात हो गई, और 200 मीटर को हम यदि किलोमीटर में यदि चेंज करें तो 0.2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखें क्या है आपका 3 मीटर, तो 3 मीटर को हम किलोमीटर में यदि बदलते हैं तो 0.003 आएगा, ठीक है। जैसा इतना यदि हम लोग आ गए हैं तो इतना में हम थोड़ा सा विकल्प थोड़ा देख ले, तो यहां पर हो जाएगा 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर हो गया। फिर हम देखते हैं कि
यहाँ पर 0.2 और फिर ये 0.003, इतना को भी हम जोड़ेंगे तो सही विकल्प तक हम पहुंच सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये 3 और ये यहाँ पर 0, ये हो गया 2 और ये दशमलव का दशमलव, और यहाँ पर एक तो एक पूर्ण संख्या है 1 किलोमीटर है ना, इसलिए एक सामने में आएगा। तो 1.203 यहाँ से शुरू होने वाला अब ए में है क्या, नहीं है, इसलिए नहीं होगा। बी में भी नहीं है। आप देखें सी में ये है 1.203, फिर उसके बाद देखते हैं कि 4 क्या है, डेसीमीटर है, और 5 क्या है, सेंटीमीटर में है, और 6 जो है आपका मिलीमीटर के रूप में है। तो ये सी इसका सही उत्तर होगा। और डी में हम देखें तो यहाँ पर यह है 1.23 आ गया है, जबकि 1.203 आना था, ये डी ये नहीं है। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है आपका सी। फिर उसके बाद देखें हम अंतिम प्रश्न को। अंतिम प्रश्न क्या है कि 178.6758 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। 7 की स्थानीय मान देखिए, यहां पर 7 दो जगह में आया है। एक जो 7 है ये वाला 7, इसका स्थानीय मान क्या है, ये है आपका 0.07। ठीक है, ये क्या है आपके शतांश में आया है, शतांश में आया है, इसलिए 0.07 होगा। और उसके बाद ये वाला जो 7 देखें तो ये आपका इकाई दहाई में आया है, तो इसलिए 7 की स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 दहाई यानी 70 हो जाएगा। फिर इसका क्या करना है, इसका अंतर ज्ञात करना है, यानी आपको 70 में आपको जो है 0.07 को घटाना है। यहां पर 70 को हम 70.00 के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। और यहां पर भी हम इसको शून्य को फिलअप कर दें। फिर हम देखते हैं कि यहां तो कुछ नहीं है, इससे उधारी मांगेगा, यहां भी कुछ नहीं है, ये इससे उधारी मांग लेगा, और ये जो है इसके पास भी कुछ नहीं है, इससे भी उधारी मांग लेगा। तो ये जो दहाई इकाई को देगा ना, तो 10, तो वो 10 इकाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये 10 इकाई हो गया, 10 इकाई में एक इसको दे दिया, तो अपने पास ये रखा कितना, 9, और ये जो एक दे दिया है ना 7, ये अब हो गया है 6। ठीक है, अब ये 9 हो गया है। अब ये एक इससे पा करके क्या हो गया है, आपका जो दशांश है वो 10 हो गया। 10 जो है फिर शतांश को दे दिया, तो ये अब हो गया है 9, और ये अब हो गया 10। तो 10 में 7 गया तो हो गया आपका 3, और यहाँ पर 9 का 9, दशमलव की जगह में दशमलव, और 9 की जगह में 9, और 6 की जगह में 6, तो ये हो जाएगा 69.93। तो यहाँ पर है 69.93। देखिए बी ऑप्शन 69.93 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आशा है आप लोगों के सब सारे गणित जो है समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम भाषा परीक्षण में। देखिए अनुच्छेद 1 यहाँ पर है, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी अब राजकोट गए। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी आयु 7 वर्ष रही होगी। पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल में और वहां से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकुचित था। एक बार पिताजी श्रवण प्रीति भक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठा कर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा और मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, गांधी का जन्म हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हो पोरबंदर का जिक्र हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन पोरबंदर में। ठीक है, यहाँ पर पोरबंदर में, यहाँ पर लिखा है पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। ठीक, फिर उसके बाद देखें गांधी जयंती मनाते हैं, तो जब वो जन्मेंगे तभी मनाएंगे, तो 2 अक्टूबर है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। फिर हम देखते हैं कि पोरबंदर से जब गांधी जी राजकोट गए तब गांधी जी की आयु थी 7 वर्ष की आयु रही होगी। यहाँ पर जब राजकोट गए ये बताया गया है, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन है 7 वर्ष। संकोच का क्या अर्थ होता है, अब ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। संकोच का अर्थ होगा असमंजस में पड़ गया, संकोच में हो गया, संकोच में पड़ जाना या असमंजस में पड़ जाना, है ना। विचित्र, हर्ष और रहस्य, ये इसके अर्थ अलग होते हैं। शिक्षक का पर्यायवाची क्या होगा, तो शिक्षक का पर्यायवाची गुरु होगा। शिक्षा, शिक्षण और छात्र नहीं होगा। ठीक है, अब आगे हम अनुच्छेद देखें
विद्या के अभिमानी उन युवकों को अपनी विद्या का प्रदर्शन करना था, उन्होंने अपने उस मित्र की बात नहीं मानी। तब उस चौथे मित्र ने कहा, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ, एक क्षण ठहर जाओ, मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं, तब इस शेर को जीवित करना। इतना कह करके वह पास के ही एक वृक्ष पर चढ़ गया। तीसरे युवक ने अपनी विद्या का प्रयोग कर शेर को जीवित कर दिया। शेर ने अपने सामने 3 युवकों को खड़े देखा, उसने हवा में अपनी पूंछ लहराई, उसकी दहाड़ से सारा जंगल गूंज उठा। शेर ने झपट कर तीनों को मार डाला, पेट भर कर वह चला गया। तो यहां पर देखिए कि प्रश्न है वृक्ष पर कौन चढ़ गया, तो वृक्ष पर यहां पर हम देख रहे हैं तो चौथे मित्र ने कहा, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ, एक क्षण ठहर जाओ और मैं पहले पेड़ पर चढ़ जाता हूं। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा आपका चौथा युवक। ठीक, तीसरे युवक ने शेर को जीवित किया, है ना, यहां पर है तीसरे युवक, यहां तीसरे युवक ने अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर को जीवित कर दिया। तो ये 20 बी ऑप्शन है, जीवित कर दिया। शेर ने युवकों को क्या कर दिया, मार डाला आखिरी में, है ना, ये सी ऑप्शन। चारों युवकों में से कौन जीवित रहा, तो चौथा युवक जो पेड़ पर चढ़ा था। सिंह का सही पर्यायवाची है, तो सिंह का सही पर्यायवाची शेर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 3। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह घोषणा उस सिंह ने की जो भारतीय राष्ट्रीय सेना का नायक था। द्वितीय विश्व युद्ध के वे दिन थे, ब्रिटिश सेना की एक के बाद दूसरी हार होती जा रही थी। जापानी सेना पूर्व में जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। उसने सिंगापुर जीत लिया और वहां से बर्मा की ओर चल पड़ी। वापस होते हुए ब्रिटिश अधिकारी कई भारतीय सैनिकों को अपने पीछे छोड़ आए। वे सैनिक जापानी सेना के हाथों में पड़ गए और उन्हें शिविरों में युद्ध बंदी बनाकर रखा गया। रास बिहारी बोस इन भारतीय सैनिकों को एकत्र कर एक सेना संगठित करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे समय में सुभाष चंद्र बोस का घटना स्थल पर आगमन हुआ और स्वतंत्रता की उनकी लड़ाई में जर्मनी और जापान सब प्रकार की सहायता देने को प्रस्तुत हुए। ठीक है, आप चाहें तो इस प्रकार से जो मेन जो पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन करते चलेंगे तो आपको जो भी प्रश्न ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कथन किसका था, तो ये कथन जो है आपके सुभाष चंद्र बोस का था, क्योंकि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र हुआ है पूरे अनुच्छेद में और शुरू में ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का जिक्र भी हुआ है। तो ये किसका कथन था, सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस का। यह नारा किस समय दिया गया था, तो यह नारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय दिया गया था। यहाँ पर है आपका देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के वे दिन थे, है ना, तो ये भी ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय। फिर हम देखते हैं किसने युद्धबंदी सेनाओं को संगठित किया, तो यहाँ पर है रास बिहारी बोस, है ना, यहाँ पर रास बिहारी बोस, इसको जो है हमने क्या किया था, अंडरलाइन किया था, भारतीय सैनिकों को एकत्र करके एक सेना संगठित करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, रास बिहारी बोस। सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है, 2 बार आ गया है, यहाँ पर शेर होगा। आजादी का विलोम शब्द होगा, आजादी का विलोम गुलामी होगा, आजादी का उल्टा गुलामी, है ना। अनुच्छेद 4, आज हमारा देश स्वतंत्र है, अब हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। आए दिन पड़ोसी देश हमारी स्वतंत्रता को चुनौती देता रहता है, हमें उसकी आक्रमणकारी गतिविधियों पर रोक लगानी है। इसके लिए हमारे पास शक्तिशाली सेना होनी चाहिए, इसलिए विद्यालय में ही देश सेवा की भावना दृढ़ की जानी चाहिए। प्राचीन काल में आश्रमों में वेद शास्त्रों के साथ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को युद्ध कौशल सिखाया था। सैनिक शिक्षा से शारीरिक शक्ति के साथ मानवीय गुणों का भी विकास होता है। यह ठीक है कि हमारे संस्कृति शांति प्रधान है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाएं। आज पूरे विश्व में सैनिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, हमें भी अच्छी सैनिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न, किससे हमारी स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो गया है, तो यहाँ पर है पड़ोसी देश से। ठीक है, पड़ोसी देश से, देखिए आए दिन पड़ोसी देश हमारी स्वतंत्रता को चुनौती देता रहता है, ये जिक्र हुआ है। ठीक, विद्यालयों में किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए, युद्धाभ्यास कराने पर या देश सेवा की भावना के विकास पर। ठीक है, ये सही उत्तर है, यहाँ पर है देश सेवा की भावना दृढ़ की जानी चाहिए,
तो ये इसका सही उत्तर होगा। बाकी एनसीसी की अनिवार्यता खेलकूद पर ये नहीं है। प्राचीन काल में वेद शास्त्रों के साथ किसकी शिक्षा दी जाती है? तो यहाँ पर पूरा जो है आप देखोगे तो द्रोणाचार्य ने कौरवों पांडवों को युद्ध कौशल सिखाया था, है ना। तो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। तो ये डी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन का उल्टा नवीन होगा। यहाँ पर हम देखें तो नया है, नवल है, पुरातन है, अर्वाचीन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें नया, नवल और उसके साथ जो है अर्वाचीन भी दे दिया है ना। तो यहाँ पर चीन, तो उसी प्रकार से अर्वाचीन, अर्वाचीन का भी मतलब क्या होता है? नवीनता से होता है, इसलिए सी ऑप्शन होगा अर्वाचीन। ठीक, दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो यहाँ पर है स्वतंत्र भारत, पड़ोसी देश, शांति प्रधान संस्कृति, ये तीनों नहीं होंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन देखिए सैनिक शिक्षा की आवश्यकता, ये इसका सही उत्तर होगा। तो ये इस प्रकार से मॉडल आंसर आप लोगों के समक्ष हमने प्रस्तुत किया। कैसा लगा आप लोगों को, जरूर आप हमें कमेंट करके लिख भेजिए। पूरा वीडियो यदि आप लोगों ने देखा है तो बहुत बढ़िया, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम मिलते हैं ऐसे ही मॉडल आंसर लेकर के। नमस्कार।